आज हम दोनों ने शादी कर ली। हमारी मोहब्बत की शादी थी। सुहाग रात को लेकर हम दोनों ने बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन मैंने अपनी बीवी क्योंकि उसके दोनों रात का वक्त था, मैं घर में दाखिल हुआ तो मैं आज अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ मेरी मनपसंद औरत भी थी, जिससे 3 घंटे पहले ही मैंने निकाह किया था। ये निकाह मैंने बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में किया था, क्योंकि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता था और ना ही उसके घर वाले और ना मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राजी होने थे। इसलिए बिना किसी से पूछे ही दोनों एक दूसरे के निकाह में आ गए। मेरा दिल बहुत खुश था। मेरी बीवी अलबत्ता बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जब मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, अम्मा ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उन्होंने चेहरा फेर लिया। ये किससे लाए हो अपने साथ? अम्मा ने यूं पूछा जैसे उन्हें इस बारे में पहले से खबर हो। अम्मा, ये मेरी बीवी है, मैंने इससे थोड़ी देर पहले निकाह किया है, लेकिन आपको तो पता है कि ये मुगल खानदान से है और हमारी आपस में दुश्मनी है। इसी वजह से मैं इससे ब्याह कर घर ही ले आया। मैं जानता था आप रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी। ये बात सुनकर अम्मा ने अपने कानों को हाथ लगाया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या जमाना आ गया है बेटा। मैं तुम्हें सारी बातें बता भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दरमियान भी एक हिजाब है। लेकिन ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। खैर, अब तुमने शादी कर ली है, निकाह कर लिया है, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद को फंदे से लटका दूं। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? भला ये औलाद अपने माँ बाप से और खास कर ये बेटा अपनी माँ से कैसे बेवफाई कर सकता है? मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा। तुम जो हुक्म करोगी मैं वही करूंगा। लेकिन ये लड़की मेरी मोहब्बत है और मैं इसे जिंदगी भर छोड़ नहीं सकता। बस इसके अलावा जो कहोगी मैं मानूंगा। मैंने अम्मा को बड़ी मोहब्बत से समझाया था, मगर मेरी बात समझने वाली कहाँ थी। अम्मा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अम्मा के रोते पीटते ही अब्बा भी अपने कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने जब देखा मेरे साथ खड़ी लड़की को देखकर अब्बा की आंखें फैल गई थी, जैसे वो उससे पहले से जानते हो। इससे पहले कि अब्बा मेरी तरफ आगे बढ़ते, अम्मा ने उन्हें रोक लिया। जाने दो इसे, अब ये जवान हो गया है, हमारी बातों में कहाँ आता है। बस इसे अपनी मनमानी करने दो। कर ली शादी तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब्बा की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो अभी हम दोनों को मार डालेंगे। हालांकि मेरे अब्बा इस मामले में इतने सख्त नहीं थे जितनी कि मेरी वालदा थी, लेकिन फिर भी अब्बा का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। अब्बा मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया हो। मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उस वक्त तो मुझे सिर्फ यही लगा कि मेरे अम्मा अब्बा को मेरा ये दुश्मन खानदान में शादी करना अच्छा नहीं लगा। पर ये तो मैं जानता ही नहीं था, ना मेरे फरिश्ते तक को खबर थी कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। मैं मुतमईन हो गया था अपनी तरफ से। मुझे लगा कि मेरे अब्बा की नाफरमानी कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अरसे में वो ठीक हो जाएंगे और हमारी जिंदगियां पहले जैसी हो जाएंगी। मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी डरी हुई खड़ी थी। मैंने उसके कांधे पर हाथ रखा तो वो चौंक के पीछे हटी, जैसे मेरे वजूद से भी खौफ आ रहा हो। ये वही लारेब थी जिसे मैं घर लाया था, तो वो खुश थी कि हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अब उसके चेहरे पर बेपनाह घबराहट और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ है लारेब? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? अभी मैं ये कह ही रहा था कि वो मेरे गले से आ लगी और बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। लारेब के यूं रोना धोना देखकर मुझे ये अफसोस भी हो रहा था। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ये मेरे अम्मा अब्बा का घर है, तुम यहाँ महफूज हो और मैं तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ लेकर जा सकता हूँ। मैंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। कहने लगी, मैं तो यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करते करते ही मर जाऊंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है कि तुम यहाँ पर आते ही अपनी औलाद के बारे में सोचने लगी हो? अभी फिलहाल हमारे बारे में सोचो, हमें आगे एक साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर तुम अभी से बच्चों की फिक्र में पड़ जाओगी तो क्या होगा? मैं अपनी बीवी को तसल्ली देने लगा, लेकिन वो बस रोए जा रही थी। इतनी ज्यादा घबराई हुई थी, क्या मुझे लगने लगा जैसे उसे उसके घर में कोई जिन भूत नजर आ गया हो। वे मेरे बाबा के बारे में पूछने लगी, बोली कि वो तुम्हारे बाबा हैं, क्या करते हैं? मैं उसकी इन बातों से हैरान व परेशान हो रहा था। समझ नहीं आई कि मेरी बीवी मेरे अब्बा के बारे में इतनी मालूमात क्यों ले रही है। फिर अचानक से अपना मूड उसने ठीक कर लिया। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाकर बोली, अच्छा छोड़ो, आज हमारी एक साथ पहली रात है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी बीवी के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात थे, जिन्हें मैं ना पढ़ सका। उस दिन भी अपनी जिंदगी में दाखिल होने वाली खूबसूरती को मैं महसूस ही नहीं कर सका था, क्योंकि लारेब के चेहरे पर घबराहट थी, अजीब से तासुरात। सुबह फजर के वक्त ही वो उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि मुझे किचन में जाना है।
मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ला। मैंने कहा तुम्हें इतनी जल्दी क्या है किचन में जाने की, इन सारे कामों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। जब मुझे भूख लगेगी, दिल चाहेगा खाने का, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी बीवी मायूस होकर बैठ गई थी, जैसे उसे कोई परेशानी हो रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी, मेरी बीवी ने हिचकिचाते हुए कहा और फिर वापस आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आओ बेटा, आकर नाश्ता कर लो। अम्मा ने मेरी बीवी को मुखातिब नहीं किया था, पर मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा तुम भी मेरे साथ चलो, अब तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। मैं तुम्हें किसी के सामने इस तरह रुस्वा होते नहीं देख सकता। तुम मेरी जिंदगी में हो, मेरी जिम्मेदारी हो। जहां मैं जाऊंगा वहां तुम भी मेरे साथ चलोगी। मेरी बीवी मेरे इस इज़हार मोहब्बत से खुश भी हो गई थी। कहने लगी ठीक है, लेकिन आप मुझे अपने अब्बा के सामने कोई बात, कोई इज़हार मोहब्बत ना कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आपके घर में मेरी वजह से लड़ाई झगड़े हों। मैंने उससे वादा कर लिया कि ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो और अब्बा से लड़ने की या फिर डरने की जरूरत नहीं। मेरा अब्बा बहुत ज्यादा मासूम इंसान है, उन्होंने कभी किसी को नुकसान या दुख नहीं पहुंचाया। मेरी बातों को बेयकीनी से सुन रही थी, जैसे उसे मेरी किसी बात पर एतबार ना हो। हमारे बच्चे होंगे तो वो क्या इस घर में रहेंगे? मेरी बीवी बार बार बच्चों वाली बातें पूछ रही थी। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। हम नाश्ते की मेज पर आए तो अब्बा सर झुकाए बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। मेरी बीवी डरते डरते उनके पास बैठी। फिर अम्मा ने नाश्ता किया। अम्मा मुझसे कहने लगी कि बेटा, अब तुम्हें अपने कमाने की फिक्र करनी चाहिए। तुम वैसे भी एक डाइन को घर लेकर आ चुके हो, ये भी तो हमारा खून पिएगी। हमें ज्यादा से ज्यादा वसाइल रखने की जरूरत है। अम्मा का उखड़ा लहजा समझ से बाहर था, लेकिन मैं क्या जानता था कि इस कड़वे लहजे के पीछे एक भयानक कहानी भी छिपी हुई है। मैं अपनी बीवी के साथ वापस अपने कमरे में आ गया। अम्मा अब्बा मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ बातें करने लगे। वो मुझे बीवी का गुलाम और न जाने क्या क्या कह रहे थे। काफी देर गुजर गई थी। मैं अपने कमरे में आ चुका था। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं जाकर दोपहर का खाना बनाती हूँ, लेकिन उससे गए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाहर से चीखों की आवाज आने लगी। मैं घबरा गया। बाहर जाकर देखा मेरी अम्मा और बीवी बहुत सख्त तेजी से लड़ाई कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी बीवी मेरी माँ से अचानक क्यों लड़ पड़ी, लेकिन अम्मा ही उसे सुनाई जा रही थी। मेरी बीवी तो चुपचाप खड़ी थी। अम्मा ने मेरी तरफ देखकर उंगली से इशारा किया, अपनी इस बीवी को समझा दो, जब तक इसकी हाँ औलाद नहीं हो जाती अपनी इस मनहूस वजूद को मुझसे दूर रखे, और मैं इसे किचन में आकर कोई खाना पकाने नहीं दूंगी। ये बीवी तुम्हारी है, लेकिन इस घर की बहू नहीं है। मैं ये बात सुनकर साकित होकर रह गया था। अम्मा, क्या हो गया है? आप मेरी बीवी को भी कबूल कर लें, वरना मैं इस घर से चला जाऊंगा। अरे जाएगा कहाँ? मैं समझा नहीं। अम्मा को गुस्सा एकदम झाक हो गया था। वो अब्बा की तरफ देख रही थी। अब्बा इशारों इशारों में अम्मा को कुछ समझा रहे थे, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे आते ही अम्मा अब्बा चुप हो गए थे। मेरी अम्मा मेरी बीवी की तरफ देख रही थी और बोली, मैं इसे ले जाऊं? अभी नई नवेली दुल्हन है, ये इस घर में खाना नहीं पका सकती। अगर पकाएगी तो हम नहीं खाएंगे। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हें पका हुआ खाना मेज पर लाकर देती है। क्या तुम्हें अपनी बीवी के हाथ का खाना खाने का इतना ही शौक है? अगर ऐसा ही है तो तुम इससे अलग किचन लेकर दे दो। मैंने अम्मा की बातें सुनकर अपनी बीवी से कह दिया, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मा से आइंदा बहस नहीं करना। अब्बा भी वहां से चले गए। अम्मा ने मुझे अपने पास बिठा लिया, जबकि लारेब अपने कमरे में चली गई थी। न जाने क्यों अब्बा भी वहां से फौरन ही गायब हुए थे। जैसे ही लारेब अपने कमरे में गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे आना चाहता था, लेकिन अम्मा ने मुझे रोक लिया। मैं वहीं पर बैठा रह गया। क्या बात है अम्मा, आज आपको अपने बेटे पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है? मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी कि हाँ, आज इतने दिनों के बाद मैंने तुम्हारी सूरत देखी है। अम्मा बहुत ज्यादा गिले शिकवे कर रही थी। आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अब जाओ अपने कमरे में। अम्मा के चेहरे पर कुछ अजीब तासुरात से थे, जिन्हें मैं समझ नहीं सका। वो बहुत ज्यादा अजीब किस्म के तासुरात थे, जैसे वो मेरी बीवी को शिकस्त दे चुकी हो। मैं वापस अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी बहुत ज्यादा परेशान थी, रो रही थी और थर थर कांप रही थी। वह दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। लग रहा था कि वो रोई है। क्या हुआ है लारेब, तुम इतनी क्यों परेशान हो? मैं उसे झंझोड़ कर पूछने की कोशिश की तो वो फिर से रोने लगी।
खुदा के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकाल दो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मुझे फौरन अपनी माँ वाली बात याद आ गई। मैं क्या जानता था कि मेरी बीवी मेरी माँ की वजह से नहीं बल्कि ये इस वजह से रो रही है। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी। उस वक्त उसने मुझसे कहा कि मैं आपको आपके अब्बा के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा पूरा वजूद काम क्या था। मैंने कहा हाँ, तुम मुझे मेरे अब्बा के बारे में जो भी बात बताओगी मैं सुनूंगा। मैं उन शोहरों में से नहीं हूँ जो अपने घर के खिलाफ एक बात बर्दाश्त नहीं करता। लारेब ने ये बात कही थी। अब मुझे लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, हर बात साफ साफ बताना चाहती है। आपको पता है कि आपके अब्बा ने दाढ़ी तो रखी है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते। मेरी बीवी अभी बात कर ही रही थी कि मेरी अम्मा धड़म से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अरे बीबी, मेरे शौहर के बारे में क्यों बातें करके अपना और मेरे बेटे का दिमाग खराब कर रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि वो कितने नेक इंसान है और तुम मेरे बेटे को भड़का रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने तुम्हें घर में पनाह दी हुई है और तुम हो के हमारी ही जड़ें काट रही हो। अम्मा की बातें सुनकर मेरी बीवी खामोश हो गई थी। मैं भी साकित था कि अम्मा ना जाने कब से दरवाजे के पीछे छुपी हमारी ये बातें सुन रही थी। कम अज कम उन्हें ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमारी बातें सुन के उन्हें क्या मिला? मैं दिल में सोचने लगा। मुझे अपनी माँ की इस बात से बहुत नफरत हुई। लेकिन फिर अम्मा ने फौरन मेरी बीवी को मेरे कमरे से उठा दिया। बोली कि चलो, तुम मेरे बेटे को खराब कर रही हो। फिलहाल तुम यहाँ नहीं बैठो। अभी तुम हमारे घर की बहू नहीं बनी। फिर सब मेहमानों को बुलाकर तुम्हें अपनी बहू के तौर पर मुतारिफ करवाऊंगी। उसके बाद ही तुम ऐसी बातें कर सकती हो। ना चाहते हुए भी अम्मा ने मेरी बीवी को मेरे कमरे से उठाया और उसे दूसरे कमरे में ले गई। मैं बेचैन हो गया था। मैं अपने ही घर में अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता, उसे अपने साथ नहीं रख सकता। मैंने तो उससे निकाह किया है। दिल यही सोच सोच कर बैठ रहा था। अम्मा थी, उन्हें मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। मेरी बीवी का फोन मेरे कमरे में रह गया था। अब मेरा और मेरी बीवी के दरमियान कोई राब्ता, कोई ताल्लुक नहीं था। मैं अपने कमरे में लेट गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मुझे बीवी की फिक्र हो रही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि आखिर अम्मा ने मेरी बीवी को कहाँ रखा होगा। अपने कमरे में तो नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ अब्बा होते हैं। यकीनन उन्होंने उसे किसी दूसरे मेहमान खाने में रखा होगा। मैं जाकर देखता हूँ। पर हैरत की बात तो ये थी कि मैंने अपनी बीवी को हर जगह देखा मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। मुझे अब परेशानी होने लगी, कहीं अम्मा ने उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। मैंने जाकर घर का एक एक दरवाजा चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई थी और बाहर भी नहीं गई थी क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। घर के बाहर भी कोई नहीं गया था। आखिर ऐसी बात होती तो वो घर के बाहर बैठ जाती और कम से कम कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करती जिससे मुझे पता लग जाता कि अम्मा ने उसे घर से निकाल दिया है। मैं फजर की नमाज के बाद वापस कमरे से बाहर आ गया। मैं अपनी बीवी ही को ढूंढ रहा था कि तभी मुझे छत पर आने वाली आवाज़ों की तरफ तवज्जो हुई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर गया तो देखा वहाँ पर अब्बा खड़े हैं। अब्बा ने अपने सामने लगी तार पर एक बड़ी सी चादर फेंक दी और बोले, खबरदार बेटा, मेरी तरफ मत देखना और तुम्हें अपनी माँ की कसम है आइंदा अगर तुम इस तरह मेरे सामने आए तो अच्छा नहीं होगा। मुझे अब्बा की यह हरकत इतनी अजीब लगी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने तो देखा भी नहीं था कि सामने है क्या, लेकिन अब्बा ने जिस तरीके से खुद को ढांपा तो अजीब सा लगा था। मैं अब्बा की बात मानकर नीचे कमरे में आ गया। अम्मा के कमरे में गया। उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा ने दरवाजा खोला। लाल आंखों के साथ मुझे देखने लगी। क्या बात है बेटा, एक रात में सब्र नहीं होता? तुम्हारी बीवी अभी गहरी नींद सो रही है। अम्मा ने मुझे लारेब की तरफ इशारा करके दिखाते हुए कहा था। मैं हैरान था कि वो इतनी गहरी नींद कैसे सो गई, वो भी इतने शोर शराबे में। मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसने मेरी आवाज का भी कोई जवाब नहीं दिया। लारेब इतनी गहरी नींद तो कभी नहीं सोती थी। मुझे अपनी बीवी की भी यह बात अजीब लगी थी। उससे मेरे बगैर नींद कैसे आ गई? ये सोचकर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। अम्मा ने पीछे से दरवाजे को फिर से कुंडी लगा दी। वापस आकर मैं इन अजीबोगरीब वाकयात के बारे में सोचने लगा लेकिन मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। सुबह हुई तो अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात सीधी और साफ करके बताना चाहती हूँ। पहले तो तुम इस घर में अकेले थे लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा एक ये नया खानदान शुरू होने जा रहा है। इसलिए मैंने तुमसे ये कहना था कि तुम्हारे अब्बा इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें इस खानदान को चलाने के लिए बहुत ज्यादा सारे पैसों की जरूरत होती है। तुम्हें तो पता है कि आजकल महंगाई का दौर है, कोई भी इतने खर्चे पूरे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपने भाई से बात की थी कि वो तुम्हें सऊदी अरब में कोई काम दिलवा दे, तुम्हें नौकरी पर रख दे। बस यही वजह है कि मैंने तुम्हारे लिए आगे बात की थी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
क्या मतलब है अम्मा? मैंने हैरत से पूछा। बेटा मतलब और कुछ नहीं है, बस ये अब तुम सऊदीया चले जाओ, काम करो, पैसा कमाओ और हमें ला कर दो। तुम्हें तो पता है कि अब तुम्हारी बीवी भी है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसमें समझने वाली कौन सी बात है। अम्मा ने तो ये बात कहकर मुझे इतना हैरान कर दिया कि मैं समझ ही नहीं सका। अम्मा मुझे लारेर से दूर भेजना चाहती थी। मैं तो उसे अम्मा का खुलूस समझा था, लेकिन मुझे ये बात समझ आने लगी थी कि अम्मा मुझे इस घर से दूर भेजना चाहती है। मैंने अपनी बीवी के साथ जो वक्त गुजारा वो बहुत यादगार था। अम्मा ने मुझे अपनी कसम दी और कहा कि अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक बीवी का पल्लू थाम कर बैठे रहोगे? तुम्हें पैसे कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत है। मेरे लिए इसके अलावा कोई नौकरी भी नहीं थी। मुझे इसी में गनीमत महसूस हुई कि मैं सऊदीया चला जाऊं और खूब पैसा लाकर अम्मा को दूं ताकि वो मुझे और मेरी बीवी को कबूल कर ले। पर मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। जैसे ही मैं सऊदीया पहुंचा, मामू जान ने मुझे बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए तुम्हें बहुत अरसा अपनी वफादारी दिखाने की जरूरत है। और फिर दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदलते चले गए। कुछ अरसे के बाद अम्मा ने मुझे खुशखबरी दी कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा और मेरी बीवी का ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो उम्मीद से कैसे हो गई? मैं बेचैन था। अम्मा से ये बात भी कर नहीं सकता था कि मेरी शादी मोहब्बत की थी। पर ये बात कब तक चलती? मेरी माँ ने मेरे बाप से शादी के बाद मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी थी। कभी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन अब लगने लगा था जैसे मुझे मेरी हकीकी माँ की ज़रूरत है। मेरी असल माँ बचपन में फ़ौत हो चुकी थी। मुझे अपनी माँ की याद भी बहुत आई थी। और जब से मेरी माँ ने मुझे मेरी बीवी से दूर रखना शुरू किया, तब से तो मुझे ये बात और भी ज़्यादा महसूस होने लगी कि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ। इस तरह वक्त गुजरता गया। माँ मुझे यही कहती, तुम्हारी बीवी उम्मीद से तो है, लेकिन अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। करते करते सालों गुजर गए। सऊदीया में आकर मैं नई मुश्किलात का शिकार हो गया। मामू जान ने मुझे गैर कानूनी तरीके से बुलाया था और गैर कानूनी तरीके से सऊदीया आने की वजह से मुझे कानून की नजर में आने से बचना था। करते करते सालों गुजर गए। जब मुझे अपने घर की याद आने लगी, मैंने अपनी अम्मा से कहा कि मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी आने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो तुम्हारी बीवी का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। मैं हैरान थी कि अगर मेरी बीवी उम्मीद से थी तो उसे 9 महीने में बच्चा पैदा कर देना चाहिए था। आखिर अब ऐसी कौन सी क़यामत और आफत थी जो कि सालों बाद भी पैदा नहीं हो रही थी। मेरा अपनी बीवी से भी कोई राब्ता नहीं था। परदेश में मुझे बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता, कभी कोई बात दिल में ख्याल आता कि शायद मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है। फिर वही हुआ, बाज़ औक़ात माँ बाप भी औलाद के दुश्मन बन जाते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी मेरी माँ और इतना कमजोर मेरा बाप निकलेगा। मेरी अम्मा-अब्बा के बारे में ये बात शायद मुझे कभी ना पता चलती, मगर मुझे मेरे एक ही रिश्तेदार ने फ़ोन करके सारी बात बता ना दी होती। कहने लगा, बेटा शायद तुम्हें ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन तुम्हारा बाप एक आम आदमी नहीं है, वो तो पहुंचा हुआ जादूगर है। और ये जादू उसने खुद से नहीं सीखा, बल्कि इन अमलियात में उसकी दूसरी बीवी ने उसका साथ दिया, जिसने उससे मोहब्बत का दावा किया और फिर सारी जिंदगी उसका खून चूसती रही। उसने उसे भी ईमान की राह से हटा दिया, खुद भी बुरे रास्ते पर चल पड़ी। तुम नहीं जानते कि उसने कितने घिनौने काम किए हैं। इनमें से एक तो तुम्हारी बीवी के माँ बाप को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि वो तुम्हारी पहली माँ के रिश्तेदार थे। अम्मा अब्बा के बारे में इतनी घिनौनी बातें सुनकर मुझे अपनी बीवी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि कई साल हो गए थे मैं उससे मिला नहीं था। उसने ऐसी सी बातें बताई जिन पर मेरे लिए यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन क्या करता, मुझे यकीन तो करना ही पड़ा। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी की हालत बुरी थी। उसका पेट बड़ा हुआ था और अम्मा अब्बा यही कह रहे थे कि ये उम्मीद से है, पर मैं भी जानता था कि ये झूठ है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मेरी बीवी को चेक किया, बताया कि मेरी बीवी को ये खतरनाक किस्म की बीमारी लाहक है और इसका इलाज भी नहीं हो सकता। मेरी बीवी जिस हालत को पहुंच चुकी थी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दुआ ही कर सकता था। बेशक मेरे अब्बा ही की चाल थी जिनको अम्मा ने इस रास्ते पर लगाया था, और क्यों लगाया था ये मैं नहीं जानता। शायद इसलिए कि मैं उनके लिए एक पैसे कमाने वाली मशीन था। जब मैंने उनको पैसे कमा कर नहीं दिए तो उन लोगों ने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सच है कि माँ बाप कभी भी इंसान का बुरा नहीं सोचते, लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप की नीयत भी बदल जाती है और वो अपनी औलाद के खिलाफ हो जाते हैं। अल्लाह ऐसे माँ बाप को हिदायत दे और औलाद को ऐसे लोगों की शर से महफूज रखे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।